Welcome to TechCS Engineering. Hello students. Here I am Himanshi Agarwal. Here I am explaining if-else statement program in C, C++, C#, Java, Python programming language. मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने समझा था इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम भी आप लोगों ने बनाना सीखा था, जिसमें आपने इवन नंबर को चेक कराया था कि ये इवन नंबर है या नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर है। इस इफ एल्स स्टेटमेंट के वीडियो में आपको ये पता होना चाहिए कि इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे वर्क करता है और इफ एल्स स्टेटमेंट किन किन तरह से यूज किया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक और थ्योरेटिकल वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्राम बनाना बताऊंगी जिसमें इवन और ओड नंबर दोनों को मैच करा, दोनों को चेक कराना है आपको। अगर आप इवन नंबर देंगे तो इवन नंबर चेक करके बताएगा, अगर आप ऑड नंबर देंगे तो ऑड नंबर चेक करके बताएगा। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट के चार टाइप्स होते हैं, चार तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट को चार तरह से डिक्लेयर किया जाता है या फिर उनमें कई तरीके से इन चारों तरीके से कंडीशंस दी जाती है। जैसे ओनली इफ वाला अपन ने प्रोग्राम देखा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे इफ और एल्स वाला। फिर एक और आएगा जिसमें एल इफ भी होगा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम एल इफ वाला देंगे। और उसका नेक्स्ट होगा हमारा नेस्टेड इफ वाला। तो एल इफ और नेस्टेड इफ वाला हम आगे आने वाली वीडियोस में देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे बनता है और इफ एल्स स्टेटमेंट होते क्या हैं। ओके, तो उन्हीं टाइप में से एक टाइप इफ स्टेटमेंट करके जो टाइप है उसी टाइप के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे रन कराए जाते हैं प्रोग्राम में, आप कंडीशन कहाँ और कैसे देते हैं और उन कंडीशंस को फॉलो करके प्रोग्राम हमारा कैसे रन करता है, ये सब हम आज इस सिंगल वीडियो में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर एक एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें ये सारी चीजों को परफॉर्म कराएंगे और इन सबको समझेंगे कि भाई इफ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशंस कहाँ दी जाती हैं, कैसे इफ वर्क करता है, कैसे एल्स वर्क करता है, कब इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो कब एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो ये सब चीजें हम आज इस सिंगल वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी थी वैसे ही हम इफ एल्स स्टेटमेंट में भी कंडीशन देंगे। इफ के अंदर ही उसके बाद इफ के अंदर ही कंडीशन देते हैं, उसके बाद में एल्स का कोड भी लिखना और रन कराना भी देखेंगे। तो इफ के अंदर जो कंडीशन दी जाती है वो कंडीशन देखी जाती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक में जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाले कोड में या एल्स वाले ब्लॉक में जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, तो आज हम ये सब देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियोस को पाने के लिए। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी या आप स्टूडेंट्स के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि इस टॉपिक के ऊपर आपको या इस क्वेश्चन के ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली कह सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली टाइप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको दूंगी और आपके हर एक क्वेश्चंस का जो भी
आंसर्स होंगे आपके हर एक क्वेश्चंस के ऊपर। मैं एक वीडियो एवरी संडे लेकर के आऊंगी जिसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चंस को कवर करूंगी। ओके, तो दिस इज माय बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर अवर टेक्निकल स्टूडेंट्स who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course on this channel, so subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos. Okay, so now we start today's session. Today's our topic is if else statement in C, C++, C has Java, Python programming language. तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि इस वीडियो में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और एक इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी बनाना है। तो जिसमें आप सभी स्टूडेंट को करना क्या होगा, उस प्रोग्राम में एक वेरिएबल लेना होगा, उस वेरिएबल में यूजर से इनपुट कराना होगा, वैल्यू को इनपुट कराना होगा, जैसा हमने स्टेटमेंट वाले में किया था वैसे ही हमको इसमें भी यूजर से इनपुट कराना है वैल्यू उस वेरिएबल की। और उसके बाद में जो वैल्यू यूजर इनपुट देगा उसको हमको चेक करानी है कि ये इवन है या ऑड है। उसमें हम ओनली इवन चेक करा रहे थे, ये इवन होगा तो हमको इवन वाला जो भी इफ वाला ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होकर हमको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होकर के रिजल्ट नहीं देगा, ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। ओके, तो इस पे हम क्या करेंगे, एल्स भी साथ में चलाएंगे। तो अगर या तो प्रोग्राम इवन होगा या ऑड होगा, तो इवन होगा तो इवन प्रिंट होगा और अगर ऑड होगा तो ऑड प्रिंट होगा, क्योंकि ऑड एल्स में आ जाएगा और जो कंडीशन दी है उससे इवन प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या है। ओके, तो बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों कहते हैं ये भी देखते हैं। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट के नेम से ही समझ आ रहा है कि हमको यहाँ कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इफ के अंदर जो कंडीशन दी जाती है अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो इफ ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एल्स में जो कंडीशन इफ में जो कंडीशन दी गई है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है या फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती है, तो उस जगह पर हमारा एल्स वाला ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और उसमें जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इफ ब्लॉक में जो कंडीशन चेक कराया जाता है, बाकी जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में हमको क्या करना है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब हम सभी स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स और अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि भाई ये इफ स्टेटमेंट कैसे चलता है, एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, इफ में कंडीशन दी जाती है और एल्स में कंडीशन नहीं दी जाती है, उसका रीजन क्या है, और ये सब चीजें हम प्रोग्राम बनाते वक्त देखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव टू योर स्क्रीन। ओके, तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल्स लेनी है, क्योंकि सबसे पहले हम सी का प्रोग्राम शेयर करेंगे, उसके बाद में C++ का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सी हैश का और जावा का और फिर पाइथन का। ऐसे करके हम इन पांचों लैंग्वेजेस में इफ और एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। एक ही प्रोग्राम है जिसमें हमको इवन और ऑड दोनों नंबर्स को चेक कराना है, या तो वो इवन इंटीजर होगा या ऑड इंटीजर होगा। हम इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे और उसमें ये देखेंगे बस कि ये इवन है या ऑड है। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। इसमें हमने क्या किया है, वही सबसे पहले तो हेडर फाइल हम लेते ही हैं C++ में, तो हमने सी में हेडर फाइल ले ली। अब हम यहाँ चूंकि सी का प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ सी की हेडर फाइल ली है और सी का कंपाइलर खोल के रखा हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ सी की हेडर फाइल ली, हैज इंक्लूड stdio.h। अब हमने मेन फंक्शन लिया, क्योंकि हम यहाँ भी इंटीजर के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं इसलिए हमने इंट मेन फंक्शन लिया है। ओके, तो इसके बाद हमने
मैं इंट करके एन वेरिएबल, मतलब एन नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप, जिसमें हमको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर एंटर एन इंटीजर, क्योंकि हमको यूजर से इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल बनाई। उसके बाद एक मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन कौन सा, इंट वाला, क्योंकि हमको इस प्रोग्राम में पूरे में इंटीजर वैल्यू पर ही वर्क करना है, इसलिए हमने यहाँ इंट मेन फंक्शन लिया। अब हमने एन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया या डिक्लेयर किया, इन टाइप का जो एन नेम का जो वेरिएबल है इन टाइप का, वो हमने बनाया, और उस वेरिएबल में हमको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी थी और उसी वैल्यू को हमको चेक कराना है, इसलिए हमने एन नाम का एक वेरिएबल बनाया है। अब उस वेरिएबल में यूजर से इनपुट तो करानी है, लेकिन हमको क्या वैल्यू इनपुट करानी है, यूजर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? अगर कई बार क्या होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, यूजर कंफ्यूज भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या है ना, एक स्ट्रिंग टाइप अगर हम प्रिंट करा दें स्क्रीन पर, तो उससे हमको एक बेनिफिट हो जाता है, या यूजर को एक बेनिफिट हो जाता है, वो समझ जाता है कि हमको किस टाइप की वैल्यू हमको अपने प्रोग्राम को यानी कि अपने कंपाइलर को देनी है, जिससे हमारे ये कोड एग्जीक्यूट हो सके। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंटर एन इंटीजर करके एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है, या हम इसमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं एंटर एन इंटीजर। अब जब भी यूजर कोई इंटीजर वैल्यू टाइप करेगा, तो उसके लिए हमने सबसे पहले कोड तो लिखना ही पड़ेगा ना। स्कैनएफ हमने इसलिए लिया है क्योंकि यूजर जब भी वैल्यू एंटर करेगा, तो वो वैल्यू हमारी स्कैनएफ के थ्रू एंड लॉजिकल एंड के थ्रू एन एन में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। स्कैनएफ से एन में वैल्यू को स्टोर कराया जाएगा, इनपुट को, है ना। तो परसेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम इंटीजर टाइप वैल्यू को एन में स्टोर करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। सी में हमेशा वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी हमने डिक्लेयर किया है। अब हमने क्या किया है, इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक बनाया। इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक बनाया तो इसमें क्या किया, n%2 इक्वल इक्वल 0, क्योंकि हमको इवन नंबर चाहिए और ऑड नंबर चाहिए, तो हमने इवन की कंडीशन दे दी, इफ n%2 इक्वल इक्वल 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो आपका जो भी कोड है, यानी प्रिंट एफ %d इज एन इंटीजर /n, ओके। तो %d में n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू क्या है, जो भी यूजर इनपुट देगा वो, ओके। अब वो जो वैल्यू है, अगर वो इवन इंटीजर है, तो वो यानी कि उसका जो n%2 इक्वल इक्वल 0 अगर आ रहा है, तो वो इवन इंटीजर है, अगर नहीं आ रहा है तो वो ऑड इंटीजर है। अगर आ रहा है तो फिर वो ये वाला कोड चल जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा, और उसमें जो भी हमने प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है कि n इज एन ऑड इंटीजर, तो वो प्रिंट हो जाएगा ऑटो, ओके। तो हम इसको चलाकर देखते हैं क्या है। तो अभी इसने क्या मांगा, एंटर एन इंटीजर, तो एंटर एन इंटीजर किससे मांगा, इससे मांगा, एंटर एन इंटीजर, ये इससे इंटीजर वैल्यू मांग रहा है। अब इंटीजर वैल्यू ऐसे हमने इसमें 8 ट्रेस की, सॉरी, हाँ। अब जैसे ही हमने इंटीजर वैल्यू 8 प्रेस की, तो 8 को प्रेस किया। अब 8 जो है वो हमारे सबसे पहले एन में स्टोर होगा, हमारा एन नेम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। अब वो जो एन नेम का वेरिएबल है उसके अंदर 8 वैल्यू स्टोर हो गई। अब इफ n%2, तो n%2 यानी कि n जो है पहले अपनी वैल्यू फेच करेगा, हमारी वैल्यू क्या है 8, तो 8%2 इक्वल इक्वल 0 है, यस है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। n%2 से रिमाइंडर देखते हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अभी भी बता रही हूँ। तो n%2 इक्वल इक्वल 0 से रिमाइंडर देखा जाता है, तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, यस है, रिमाइंडर 0। तो इसलिए उसने अब वो क्या प्रिंट करेगा, 8 इज एन इवन इंटीजर। 8 सबसे पहले क्यों आया, क्योंकि %d लिखा हुआ है, यानी कि हमारा इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो आएगी। तो इंटीजर की वैल्यू क्या है, हमने इधर देकर रखी है कॉमा लगा के n, तो n की जो वैल्यू है 8, 8 इज एन इवन इंटीजर, देखो आ रहा है क्या, 8 इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि 0 होगा। अब हम इस कोड को दोबारा रन कराते हैं, तो दोबारा रन कराने पर क्या मिलेगा, एंटर एन इंटीजर। अब हमने यहाँ पर दे दिया 3, तो 3 इज एन हमारा ऑड इंटीजर। तो अब क्या होगा, 3 जो है हमारा एन में तो स्टोर हो ही गया, वही सेम है। अब एन जो वैल्यू फेच करेगा, 3%2 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 1 आ रहा है। 3
एंड 3% 2 इक्वल इक्वल 1 आ रहा है ना। तो ये क्या आएगा, इज एन ऑड इंटीजर। देखो एल्स वाला कोड ऑटो डिटेक्ट होता है, यानी कि ऑटो चल जाता है। जब भी इफ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो इसी को हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका इफ वाला कोड चलाना और एल्स वाला कोड चलाना। अगर इफ वाला कोड नहीं चलता है तो एल्स वाला कोड चलेगा। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में क्या किया है, वही हमने हेडर फाइल बनाई है सबसे पहले, आईओ स्ट्रीम एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज किया है, बाय डिफॉल्ट है, इसको हम हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। और फिर हमने मेन फंक्शन बनाया है। तो मेन फंक्शन जो है हमारा इंटीजर टाइप है, जो कि अभी हमको क्या है, इंटीजर से ही वर्क पढ़ना है इस प्रोग्राम में। यानी कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, अभी मैंने सी में भी बताया था कि ये जो प्रोग्राम है उसमें हम सिर्फ इंटीजर जो वैल्यूज हैं, जो भी यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम चेक कराएंगे कि वो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है। इसलिए हमने यहाँ इंट मेन फंक्शन लिया है, क्योंकि हमको इस प्रोग्राम में फुल इंटीजर का ही वर्क पढ़ना है, क्योंकि कोई ना कोई मेन फंक्शन के अंदर ही हमको अपना कोड ब्लॉक लिखना होता है या ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है। ओके, उसके बाद में हमने एन नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसको हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमको इंटीजर टाइप में चाहिए, क्योंकि इंटीजर पर ही हम वर्क करा रहे हैं, तो हमारा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो इसलिए हमने एन नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका टाइप इंटीजर रखा। ओके, अब हमने आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराया, एंटर एन इंटीजर, एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई, एंटर एन इंटीजर। तो एंटर एन इंटीजर एक स्ट्रिंग क्यों प्रिंट कराई, क्योंकि हमको एक आउटपुट स्क्रीन पर अगर हम ये नहीं कराएंगे तो यूजर कैसे समझेगा कि भाई यहाँ किस टाइप की वैल्यू देनी है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर अपन ने बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए, जैसा मैं बताती हूँ हर बार, कि अगर आपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए और उस प्रोग्राम में कहीं आपको इंटीजर टाइप चाहिए, तो कहीं आपको फ्लोट टाइप वैल्यू चाहिए, तो कहीं आपने अगर इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया है तो उसमें के लिए वैल्यू इंटीजर टाइप चाहिएगी, अगर आपने फ्लोट टाइप बनाया तो फ्लोट टाइप वेरिएबल चाहिएगा, वैल्यू चाहिएगी और वेरिएबल भी चाहिएगा, उस वेरिएबल के लिए फ्लोट टाइप वैल्यू चाहिए। तो ऐसे ही होता है, इसलिए हमको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई हमको किस टाइप का वैल्यू चाहिए यूजर से। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये सी आउट लगाया हुआ है, सी आउट एंटर एन इंटीजर। फिर हमने सी एन लगाया, सी एन में हम एन की वैल्यू स्टोर कराना है सी एन की हेल्प से, इसलिए हमने सी एन लगाया। सी एन का मतलब इनपुट लेना होता है। तो हमने जैसे इधर दिया, देखो एंटर एन इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये सी आउट से आ गया एंटर एन इंटीजर। अब यहाँ हमने 8 दिया, तो वो 8 जो है हमारा सी एन में की हेल्प से एन में स्टोर हो गया। अब वो एन में स्टोर हुआ। अब इफ एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0, तो एन की वैल्यू जो है 8 वो सी एन से फेच करेगा। सी एन में एन की वैल्यू क्या कर दी हमने, 8 इनिशियलाइज कर दिया, प्रोग्राम ने फेच कर ली, यूजर ने इनपुट दिया 8 तो उसने फेच कर ली, तो 8 स्टोर हो गई। अब 8 जो वैल्यू है वो इधर से फेच करेगा एन परसेंट टू के लिए, तो 8 परसेंट टू इक्वल इक्वल 0, यस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो दैट मीन्स एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0। अब उसके बाद में अगर ये 0 है तो ये वाला जो सी आउट है, यानी कि हमको आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराना है, एन, यानी कि एन की वैल्यू क्या है हमारी 8, और देन एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, इज एन इवन इंटीजर। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 8 की जगह 7 दे देते, तो अगर हमने यहाँ पर 8 की जगह 7 दिया तो 7 की वैल्यू क्या आएगी, इज एन ऑड इंटीजर। तो 7 की इज एन ऑड इंटीजर क्यों है, क्योंकि 7 एन परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 नहीं है, 1 आएगा। तो 1 जब रिमाइंडर आ रहा है तो देखो, एक तो 2 से एन परसेंट 2 करेंगे तो कोई भी वैल्यू हो उसमें या तो 1 आएगा रिमाइंडर या 0 आएगा, या एक तो 1 या फिर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ओके, तो इसीलिए वो ऑड नंबर ऑटो डिटेक्टेड, दिस इज ऑड नंबर।
ओके, तो 1 रिमाइंडर आएगा तो वो ऑड इंटीजर हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर एल्स में कंडीशन नहीं दी, एल्स ने डायरेक्टली फेच करेगा कि भाई हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमको ये वाला हमको कोड एग्जीक्यूट कराना है एल्स वाला। एल्स वाले में क्या लिखा हुआ है, एन और इज एन ऑड इंटीजर। तो एन की वैल्यू जो भी है 7 इज एन ऑड इंटीजर करके प्रिंट हो गई। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हेडर फाइल लेना है, उसके बाद में मेन फंक्शन लेना है, और मेन फंक्शन के बाद वेरिएबल क्रिएट करना है इन टाइप का, और उसके बाद सी आउट में एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देनी है जैसे भी हमको वैल्यू चाहिए यूजर से उसके लिए, कि एंटर एन इंटीजर या एंटर एन फ्लोट, लेकिन हमने यहाँ इंटीजर वैल्यू ही हमको एंटर करानी थी यूजर से, इसलिए हमने एंटर एन इंटीजर लिखा। उसके बाद में सी एन में हमने सी एन की हेल्प से एन में वैल्यू स्टोर करा दी। एन में जो वैल्यू स्टोर हुई उसको इफ कोड ब्लॉक में एन की वैल्यू 8 फेच की गई, तो 8 फेच की, सॉरी जो भी यूजर इनपुट देगा वो वैल्यू फेच करेगा। इफ में जैसे n%2 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू जो भी होगी सीन की हेल्प से जो स्टोर कराई गई है वो n%2 फेच करेगा, और उसके बाद में उस वैल्यू का n%2 निकाल करके इक्वल इक्वल अगर 0 आता है तो वो इफ वाला कोड में जो लिखा हुआ है जो भी यूजर की वैल्यू होगी इज एन इवन इंटीजर। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जो भी यूजर की वैल्यू होगी इज एन ऑड इंटीजर होगा। ओके, तो यही हमारा C++ का प्रोग्राम था, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं सी हैश का प्रोग्राम। तो सी हैश के प्रोग्राम में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने यहाँ यूजिंग सिस्टम लिया है, और यूजिंग सिस्टम लेने के बाद में हमने नेम स्पेस कंडीशनल लिया है। यूजिंग सिस्टम तो हम लेते ही लेते हैं, और नेम स्पेस के साथ में हम यहाँ पर कंडीशनल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट को चला रहे हैं। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए मैंने अभी बताया भी था आपको स्टार्टिंग में कि इफ एल्स का मतलब यही है कि इफ में हम कोई ना कोई कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम इफ वाला कोड चलाते हैं, अदरवाइज हम एल्स वाला कोड चलाते हैं। तो कंडीशनल बेस्ड ही ना, कि कंडीशन दोगे तब भी तुम्हारा कोड चलेगा ये वाला, नहीं तो नहीं चलेगा। तो वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगी, ओनली एल्स तो आप कॉल ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इफ को कॉल नहीं करोगे तब तक ओनली एल्स का कोई कॉलम ही नहीं है। सारी कंडीशन इफ में ही दी जाती हैं, एल्स का तो ऐसा ही है, देना है तो दे दो, बट डजंट मैटर। ओके, उसके बाद हमने क्लास बनाया, क्लास का नेम लिया इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट का ही प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लिया है। वैसे आप कोई भी नेम ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन बनाया है। वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट से एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई एंटर एन इंटीजर, क्योंकि हमको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमने यूजर से हमको इंटीजर वैल्यू लेनी है हमारे प्रोग्राम को, इसलिए हमने यहाँ पर एंटर एन इंटीजर स्ट्रिंग प्रिंट कराई है। देखो कुछ नहीं किया, सिंपली यूजिंग सिस्टम लिया, यूजिंग सिस्टम के बाद नेम स्पेस में कंडीशनल लिया, क्योंकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट चलाने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट, और उसके बाद में हमने क्लास बनाई इफ एल्स स्टेटमेंट करके, क्योंकि ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर ही है। अब इसके बाद हमने वॉइड मैन फंक्शन लिया, ये स्ट्रिंग args पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args करके। इसके अंदर हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट, यहाँ तक तो बाई डिफॉल्ट है और मैं ये पहले भी समझा चुकी हूँ ये सारा। इसके एक्चुअली मैंने सी हैश के सी के कंबाइंड जो प्रोग्राम्स डाले थे उनमें मैंने ये सब समझाया हुआ है डिटेल में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब मैंने वॉइड मैन फंक्शन के बाद में हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया, वो है हमारी एंटर एन इंटीजर। एंटर एन इंटीजर इसलिए हमने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया क्योंकि हमको यूजर से वैल्यू चाहिए थी। तो यूजर से वैल्यू जिस टाइप की चाहिए तो वो टाइप हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और यूजर को बताना होगा कि भाई हमको इस टाइप की वैल्यू चाहिए। तो यूजर को जब भी हम मैसेज देते हैं तो उस मैसेज को हम एज अ स्ट्रिंग ही देते हैं, और वाया प्रिंट फंक्शन से, जैसे कंसोल डॉट राइट से हम प्रिंट कराते हैं आउटपुट स्क्रीन पे किसी भी चीज को, या फिर राइट कराते हैं। तो इसलिए हमने कंसोल डॉट राइट से एक स्ट्रिंग को राइट कराया है कि एंटर एन इंटीजर। ओके, अब जो इंटीजर वैल्यू यूजर देगा वो वैल्यू हमारी एन में स्टोर होगी। तो वो कैसे होगी, पहले तो कंसोल डॉट रीड लाइन से वो हमारी वैल्यू को स्कैन करेगा, उसके बाद में कन्वर्ट डॉट टू इंट
32 से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में जो वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी होगी उसके बाद एन में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एन में जो वैल्यू स्टोर हुई, जो भी वैल्यू यूजर ने दी वो एन में स्टोर हुई। एन में जैसे स्टोर हुई तो अब हमारा इफ वाला कोड चलेगा। तो इफ वाले कोड में n%2 इक्वल इक्वल 0, अगर वो वैल्यू n%2 इक्वल इक्वल 0 को सेटिस्फाइड करती है या ट्रू बताती है, कंडीशन अगर ये ट्रू होती है इफ वाली, तो ये हमारा इफ वाला कोड चलेगा कंसोल डॉट राइट लाइन n प्लस इज एन इवन इंटीजर। अदरवाइज हमारा ये वाला चल जाएगा एल्स वाला, कंसोल डॉट राइट लाइन n इज एन ऑड इंटीजर। ओके, तो देखो हम इसको रन करा के देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा कि एक प्रोग्राम कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराया एंटर एन इंटीजर, क्योंकि हमको एक इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट करानी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई एंटर एन इंटीजर। हमने यहाँ पर 7 दे दिया, तो 7 दिया तो 7 अब कैसे स्टोर होगा, तो सबसे पहले कंसोल डॉट रीड लाइन से वो हमारे 7 को रीड करेगा और कन्वर्ट डॉट टू इंट से वो 7 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन से ही उसको एन में वैल्यू को स्टोर करा देगा जो 7 है। अब वो 7 हमारी इफ वाला कोड चलेगा। अब ये वाला कोड तो कंप्लीट हुआ, अब इफ वाला कोड चलेगा। तो इफ वाले कोड में क्या n%2 इक्वल इक्वल 0। अब 7%2 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि बन आ रहा है। तो बन आ रहा है तो अब एल्स वाला कोड चलेगा। तो एल्स वाला कोड क्या कह रहा है कि 7 यानी n की वैल्यू सबसे पहले 7, फिर जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है इज एन ऑड इंटीजर, तो 7 इज एन ऑड इंटीजर, तो इसका आ रहा है 7 इज एन ऑड इंटीजर। अब हम इसको एक और बार रन करा के देखते हैं, इसमें हम इवन देखते हैं, है ना। तो इसमें हमारा ये स्ट्रिंग आ गया एंटर एन इंटीजर, तो हमको इंटीजर वैल्यू देनी है, तो हमने यहाँ 8 दे दी। अब 8 वैल्यू दी, तो 8 वैल्यू देने के बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन से इसने रीड किया, उसके बाद में कन्वर्ट टू डॉट टू इन 32 से उसने कन्वर्ट किया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन से उसको एन में स्टोर करा दिया। एन में स्टोर कराने के बाद में अब यहाँ कोड कंप्लीट। अब यहाँ पर इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इफ वाले कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए उसने कंडीशन दी हुई है कि n%2 इक्वल इक्वल 0 होगा तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला चलेगा। तो n%2 इक्वल इक्वल 0 सेटिस्फाइड हो रहा है, यस। 8%2 इक्वल इक्वल 0 यस है, तो क्या प्रिंट होगा, 8 इज एन इवन इंटीजर। देखो हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 8 इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो ये तो हुआ हमारा सी हैश का प्रोग्राम। अब हम देखते हैं जावा का प्रोग्राम। तो जावा के प्रोग्राम में भी हमने कुछ नहीं किया, बस जो स्कैनर फाइल चाहिए होती है, लाइब्रेरी चाहिए होती है, तो हमने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है import java.util डॉट स्कैनर से। ओके, उसके बाद में हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है सम नेचुरल। अगर हम इस पब्लिक क्लास का नेम हम इफ एल्स स्टेटमेंट करके भी दे सकते हैं और वही देना चाहिए यहाँ, क्योंकि हम जो परफॉर्मेंस करा रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, वही ऑपरेशन का नेम हमको देना सही रहता है, जिससे हम समझ सकें कि हमने किस ऑपरेशन के लिए ये कोड को बनाया है। ओके, तो हमने यहाँ ले लिया इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हमने यहाँ ले लिया इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट नाम से एक पब्लिक क्लास बनाई। अब उसके अंदर हमने एक void main फंक्शन को कॉल किया। void main फंक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई। सबसे पहले एंटर एन इंटीजर क्यों कराई, क्योंकि हमको यूजर से अब वैल्यू इनपुट करानी है, तो वैल्यू हमको इंटीजर टाइप इनपुट करानी है, इसलिए हमने यूजर से इंटीजर टाइप की वैल्यू मांगी है। तो उसको मांगने के लिए सबसे पहले हमको स्क्रीन पर शो तो करना पड़ेगा ना कि भाई हमको किस टाइप की वैल्यू चाहिए, प्रोग्राम किस टाइप की वैल्यू यूजर से मांगना चाहता है। तो उसके लिए हमको वो दिखाना होगा कि भाई हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है एंटर एन इंटीजर। अब इसके बाद में स्कैनर माय ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है कि हमारी वैल्यू को फेच किया जाता है। तो वैल्यू फेच करने से पहले, अब जैसे इंटीजर वैल्यू उसने
दी, कोई भी इंटीजर वैल्यू दी, 8 या 8 मान लो, चलो दी, तो सिस्टम माय ऑब्जेक्ट करके जो बनाया, सिस्टम माय ऑब्जेक्ट यानी कि माय ऑब्जेक्ट जो है, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसको सिस्टम माय ऑब्जेक्ट से डिफाइन किया। माय ऑब्जेक्ट न्यू, सॉरी सिस्टम नहीं है, स्कैनर है, स्कैनर माय ऑब्जेक्ट, यानी कि हम उस माय ऑब्जेक्ट को भी स्कैन करेंगे। और कैसे स्कैन कर रहे हैं, इसके लिए हमने स्कैनर लगाया हुआ है आगे, क्योंकि हम माय ऑब्जेक्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम स्कैन करें, तो स्कैन कर रहे हैं स्कैनर से, इसलिए हमने स्कैनर माय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू डॉट स्कैन, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हाँ, तो वो जो वैल्यू है 8, वो सिस्टम डॉट इन से हमारे प्रोग्राम में एंटर करेगी और उसके बाद में स्कैन करेंगे। मतलब जावा का जो लाइब्रेरी है, स्कैनर लाइब्रेरी, वो उस वैल्यू को स्कैन करेगी और फैच करेगी और माय ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएगी। अब उसके बाद में क्या होगा कि जो इंट की वैल्यू है, यानी इंट n करके जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो उसमें वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, माय ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट से हम उस वैल्यू को स्टोर करा देंगे, है ना। उसके बाद जब वो वैल्यू इसमें n में स्टोर हो जाएगी, n में स्टोर होने के बाद में उस वैल्यू का हम n%2 निकाल के देखेंगे कि n%2 इक्वल 0 है। अगर हमने 8 स्टोर कराया है जैसे इसमें, तो 8 का n%2 कितना आएगा, 0 आएगा। या तो 0 आएगा 2, या 2 से n% करते हैं तो या तो 0 आता है या 1 आता है। तो 8 n%2 करेंगे, 8%2, तो इसका 0 आना है। तो 0 आना है तो इसका ये वाला कोड चल जाएगा, इफ वाला। तो उसमें क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हमारी जो इंटीजर वैल्यू है और जो हमारी जो वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू है, दोनों को प्रिंट कराना है। तो इस दोनों के लिए हमने क्या लिखा है, n प्लस, और डबल क्वोट्स में लिखा हुआ है n इज एन इवन इंटीजर। तो ये लिख के आ जाएगा 8 इज एन इवन इंटीजर। अगर यही हम 7 देते तो 7, अगर 7 को फैच करते तो 7%2 इक्वल 0, नो, इसलिए हमारा ये वाला चल जाता है, क्योंकि 7 में बनाता है, तो इसलिए हमारा ये चलता है 7 इज एन ऑड इंटीजर। ओके, तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो इसमें पता करते हैं। तो ये सबसे पहले इसने स्ट्रिंग मांगी है एंटर एन इंटीजर। तो हमको सबसे पहले एंटर एन इंटीजर क्यों मांगी, क्योंकि हमको यहाँ वैल्यू चाहिए यूजर से, इसलिए हमने इस एंटर एन इंटीजर करके एक स्ट्रिंग को अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया था, जिससे हम समझ सकें कि हमको अपने प्रोग्राम को या अपने कंपाइलर को इंटीजर वैल्यू देनी है। तो अब हमको क्या इंटीजर वैल्यू देनी है, तो ये हमको डिसाइड करना है। अगर हम यहाँ पर -7 दे दें, -7, तो -7 भी एक इंटीजर ही है। तो इसको हम देखते हैं ये इवन है या ऑड है। तो इसका n%2 क्या आता है, तो इसका n%2 1 आ रहा है, इसलिए -7 इज एन ऑड इंटीजर। ओके, इसको एक बार और रन करा के देखते हैं। तो इसमें एंटर एन इंटीजर, तो एंटर एन इंटीजर में हमने दे दिया 8, तो 8 दिया, तो 8 इज एन इवन इंटीजर है हमारा। इसको आप माइनस में लो या प्लस में लो, वो तो इंटीजर तो इवन और ऑड तो वही होते हैं, माइनस हो या प्लस हो चाहे। तो आपने जैसे माइनस में 6 ले लिया, तो 6 इज एन इवन इंटीजर। तो ये तो हुआ हमारा सी हैश का कोड, जावा का कोड, सॉरी। तो यहाँ हमने सी, सी प्लस प्लस, सी हैश और जावा चारों लैंग्वेजेस के कोड्स को कवर कर लिया है। अब हमारे पास बचा ओनली पाइथन का कोड। तो पाइथन के कोड को देख लेते हैं फटाफट से। पाइथन के कोड में कुछ नहीं है, सिंपल सा कोड है बस। इसमें क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया n, जिसके अंदर हमने इंटीजर टाइप वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है, तो इसलिए हमने इंटीजर फंक्शन का यूज किया। फिर हमको यूजर से इनपुट करानी है, इसलिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया। अब इनपुट फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर हमको हमने एक स्ट्रिंग और प्रिंट करा दी उसके साथ में कि हमको ऐसी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर एन इंटीजर, यानी कि इंटीजर वैल्यू चाहिए हमको यूजर से। तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो डायरेक्टली इस इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट हो जाएगी एन में, और एंड फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगी इंट में। ओके,
अब वो जो वैल्यू कैंट में कन्वर्ट होगी तो वो इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो n की जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू वो इफ n% 2 में जाएगी तो n%2 जैसे आपने 8 दिया तो 8% 2 इक्वल इक्वल 0 तो हमारा इफ वाला कोड ब्लॉक चल जाएगा। अगर हम 7 देते हैं तो 7% 2 इक्वल इक्वल बनाएगा तो इसलिए हमारा एल्स वाला कोड चलेगा। तो हम इसको रन करा के देखते हैं इसमें क्या है। एंटर एन इंटीजर, तो उसने एक इंटीजर वैल्यू मांगी है, हमने जैसे इंटीजर वैल्यू 8 दी तो 8 दी तो हमारा ये वाला कोड चल गया। इस वाले कोड में क्या कराया हमने, कुछ नहीं, एन की वैल्यू सबसे पहले, तो एन की वैल्यू क्या है हमारी, हमने 8 दी है, अभी यूजर से 8 को इनपुट कराया तो इसलिए 8 हो गई। तो 8 और उसके बाद में हमने कॉमा लगा के हमको ये स्ट्रिंग प्रिंट करानी थी इसलिए हमने ये स्ट्रिंग लिख दी, इज एन इवन इंटीजर। तो इसलिए हमारा क्या लिख गया, 8 इज एन इवन इंटीजर। आप यहाँ पर माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ले ली -90 मान लो, तो -90 भी इज एन इवन इंटीजर। अगर आप यहाँ पर -97 लेंगे तो इट इज ऑड इंटीजर, -97 इज एन ऑड इंटीजर। तो ये तो हो गए हमारे प्रोग्राम C++, सी हैश, जावा, पाइथन के। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि C++, सी हैश, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है इन लैंग्वेजेस में, कैसे रन कराया जाता है और किस कोड को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, कौन सा कोड किस तरह से लिखा जाता है और फिर किस तरह से एग्जीक्यूट कराया जाता है और रन कराया जाता है। So like this video, share this video to your friends and subscribe my channel for finding my latest uploaded videos, or press the bell icon for finding my new latest uploaded videos or my channel updates. Thanks for watching. Like, share and subscribe my